नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। बुलेटिन की शुरुआत उसी अपील के साथ जो लगातार हम आपसे कर रहे हैं। जी हां, न्यूज 18 आपसे गुजारिश कर रहा है कि आप अपने घरों में रहें, बाहर नहीं निकलें। लॉकडाउन को यानी कि कोरोना बंदी को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। कोरोना वायरस को अगर हराना है तो सबसे बेहतर तरीका है सोशल डिस्टेंसिंग, और घर में रहेंगे तभी ये संभव हो सकता है। इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। चलिए अब आपको बुलेटिन में बताते हैं कोरोना को लेकर देश भर में फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है। पूरे देश भर में अब तक 18,604 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। देश भर का यह आंकड़ा है। इनमें से 14,759 केस एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। वहीं हम आपको बता दें कि 590 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। वहीं लगातार इलाज की वजह से 3,252 मरीज ठीक भी हुए हैं कोरोना की चपेट में आने के बाद। इधर हम आपको बता दें कि राष्ट्रपति भवन तक कोरोना पहुंच गया है। यहां पर जो एक सफाई कर्मी था, सफाई कर्मी के परिवार का सदस्य कोरोना संक्रमित बताया जा रहा है। तो राष्ट्रपति भवन तक कोरोना पहुंच गया। अंडर सेक्रेटरी सहित 125 परिवारों को क्वारंटाइन कर दिया गया। होम क्वारंटाइन पर दरअसल ये दिल्ली में 24 घंटे तक आजादपुर सब्जी मंडी खुली रहेगी, ये सरकार ने कहा है। कोरोना पर WHO ने पूरी दुनिया को चेतावनी दी है। WHO ने चेतावनी दी है, इससे भी बुरा वक्त अभी आने वाला है, तो संभालने की जरूरत है। WHO की भी चेतावनी आ गई। बिहार की बात करें, बिहार में कोरोना के 16 नए मामले सामने आए हैं। अब जो आंकड़ा है वो बढ़ चुका है 113 पर। नालंदा के बिहार शरीफ में नए केसेस कोरोना के सामने आए हैं। नालंदा में 28 हो गई है अब कोरोना पीड़ितों की संख्या जो है। अब बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 113 पर पहुंच गई है। यह आंकड़ा जो है 100 को पार कर 113 पर पहुंच चुका है। सिवान में सबसे ज्यादा 29 मरीज जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। बिहार शरीफ को पूरी तरह से सील करने का आदेश प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से दे दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने नालंदा के डीएम से संपर्क साधा है। नालंदा में बहुत तेजी से मामले बढ़े हैं। रांची, बोकारो, हजारीबाग में और देवघर में भी नए केसेस सामने आए। झारखंड की बात अगर करें, रांची का हिंदपीढ़ी लगातार जो है कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। रांची के 24 मरीजों में से हिंदपीढ़ी के 23 मरीज जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो लगातार ना पूरे देश में बल्कि हम आपको बता दें कि बिहार और झारखंड में भी लगातार मामले जो हैं बढ़ते जा रहे हैं। अगली खबर का रुख करें। खबर जो है अररिया से। यहां पर एक सिपाही के उठक बैठक करने का वीडियो दरअसल वायरल हो रहा है। जब इस वायरल वीडियो की जांच की गई तो पाया गया कि सिपाही कृषि विभाग के अधिकारी से पास की मांग कर रहा था। जब अधिकारी ने पास देने से इनकार कर दिया तो सिपाही खुद उठक बैठक करने लगा। अररिया के SDPO ने कृषि विभाग के अधिकारी को क्लीन चिट दे दिया है और पूरे मामले में सिपाही को ही दोषी ठहराया गया। देखिए जरा ये वीडियो खुद ब खुद कैसे उठक बैठक के सिपाही करने लगा। ट्रैवल पास की मांग दरअसल ये कर रहा था। तो अररिया का ये वीडियो बताया जा रहा है जहां पर ट्रैवल पास की मांग करने के लिए कृषि विभाग के अधिकारी के पास सिपाही पहुंचा था। अधिकारी ने साफ इनकार कर दिया तो सिपाही खुद ही वहां पर उठक बैठक करने लगा है और पूरे मामले में सिपाही को दोषी ठहराया गया है। लॉकडाउन को बहाना बनाकर गया कि तक्षशिला स्कूल मैनेजमेंट ने स्कूल को बंद कर शिक्षकों से रिजाइन मांग लिया है। मैनेजमेंट के इस फैसले से जहां छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है तो वहीं शिक्षकों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है, जिसने उसके शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों की नींद उड़ा दी है। स्कूल ने शिक्षकों को मार्च महीने का वेतन भी नहीं दिया, उल्टे उनसे रिजाइन मांग लिया है। 500 बच्चे हैं, 50 शिक्षक हैं, स्टाफ हैं, बस ड्राइवर हैं, तमाम प्रकार के लोग हैं। मतलब अगर आप ग्रुप डी से ग्रुप ए तक के लोग हैं, इवन प्रिंसिपल साहब भी इसमें परेशान हैं क्योंकि उनके भी सब कुछ समझ से परे है। स्कूल प्रशासन की मनमानी के खिलाफ शिक्षकों ने PMO, मुख्यमंत्री कार्यालय और स्थानीय प्रशासन से शिकायत की है, मदद की गुहार लगाई है। लेकिन अचानक आप बोलते हैं कि आप रिजाइन कर दो, रिजाइन नहीं करेंगे तो हम आपको टर्मिनेट कर देंगे। मार्च की सैलरी नहीं दी है, मार्च तक तो हम लोगों ने काम भी किया है और आप कुछ भी करना है तो पहले आप नोटिस क्यों नहीं दिया? स्कूल प्रबंधन के इस रवैये से यहाँ पढ़ने वाले सैकड़ों छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है और मार्च का तनख्वाह उनको देनी होगी। फिर क्या करवाई? तो जो विधि सम्मत कार्रवाई है एक्ट के मुताबिक वो कार्रवाई की जाए। समीक्षा करने के बाद जो संभव होगा हम विद्यार्थियों के हित में और विद्यालय के हित में
हम उनके लिए हर संभव प्रयास करेंगे। बड़ी बड़ी इमारत की आड़ में शिक्षा की दुकान चलाकर करोड़ों की कमाई करने वाले शिक्षा माफिया की यही हकीकत है कि वो वक्त पड़ने पर अपने शिक्षकों के साथ खड़े नहीं हो पाते। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरकार उनसे क्या अपील कर रही है। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। इधर लॉकडाउन के बीच कोटा में फंसे छात्रों के परिजन परेशान हैं और वो नेताओं से मदद की गुहार लगा रहे हैं। क्या चाहते? लॉकडाउन के बीच कोटा में फंसे छात्रों के परिजन परेशान हैं और वो नेताओं से मदद की गुहार लगा रहे हैं। है वहाँ सरकार की तरफ से तुमको? नहीं, सरकार तो यहाँ का बोल ही रहा है कि जा सकते हो। हाँ, सरकार बोल चुका है कि जा सकते हो, जिसको लेके जाना चाहे अपना बिहार गवर्नमेंट अलाउ करे तब तो। पढ़ाई के लिए राजस्थान के कोटा गए छात्र लॉकडाउन की वजह से मुश्किल में पड़ गए हैं। इनके सामने खाने पीने का संकट है, जिसकी वजह से इनकी हालत बिगड़ने लगी है। यहाँ पे तो मतलब जैसे कि राजस्थान सरकार भी कुछ नहीं कर रहा है और बिहार सरकार भी हम बिहार वालों के लिए कुछ नहीं कर रहा है। हमें अगर कुछ हो जाएगा तो कोई देखने वाला भी नहीं है यहाँ पे। अपने जिगर के टुकड़ों को परेशान देख घर में उनके माता पिता भी परेशान हैं। शासन प्रशासन और नेता मंत्री सबसे अपने जिगर के टुकड़ों को वापस लाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। यूपी के बच्चे चले गए हैं, मध्य प्रदेश के बच्चे जाने वाले हैं, छत्तीसगढ़ के बच्चे चले गए हैं, जिसका ज़्यादा ही बच्चे एकदम डिप्रेशन में चले गए हैं बच्चे सब। बस यही चाहते हैं नीतीश सरकार से कि वो हमारे बच्चे को भेज दें और सभी बच्चे को भेजें, या वो पर्सनल गाड़ी से बोलते हैं तो हम लोग वो भी व्यवस्था कर लेंगे। कोटा में फंसे छात्रों की हालत पर सियासत भी शुरू हो गई है। आरजेडी ने बिहार सरकार पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। वो लोग आज बाहर है, उनको लाने के लिए नीतीश कुमार आदेश नहीं कर रहे हैं, जबकि उनके कैबिनेट का बीजेपी विधायक अपने बेटा को जाके गाड़ी से ले आया और वो ऑर्डर किए। वहीं सचेतक सह कटिहार विधायक तारकेश्वर प्रसाद ने कोटा में फंसे छात्रों के लिए बेहतर व्यवस्था करने की बात कही है। उन्होंने व्हाट्सएप पर मंगाया और मैंने जिला पदाधिकारी कोटा को भी अपने व्हाट्सएप से सीधे पूरा डिटेल्स भेजा और उन्होंने उन दोनों बच्चों से तुरंत संपर्क किया। कोटा में फंसे छात्रों की परेशानी को दूर करने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए, साथ ही परेशान माता पिता को भी आश्वासन देना चाहिए। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। तो कोटा में बड़ी संख्या में छात्र फंसे हुए हैं, इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि कब उन्हें मदद मिल पाएगी और वो अपने घरों को लौट पाएंगे। इधर बीजेपी विधायक की बेटी को राजस्थान के कोटा से पटना लाने पर सियासत जारी है। तेजस्वी यादव ने इस मामले पर ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है, जिसका कांग्रेस और आरएलएसपी ने बचाव किया है। वहीं बीजेपी और जेडीयू नेताओं का कहना है कि सरकार को तेजस्वी की नसीहत की जरूरत नहीं है। भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। पूरे देश में कोरोना बंदी है। सबको पता है कि कोरोना से लड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग से ही जीती जा सकती है, मतलब जो जहां है वहीं सुरक्षित रहे। लेकिन इस कोरोना काल में भी बिहार के कुछ नेता सियासत करने से बाज नहीं आ रहे। अब आरजेडी के तेजस्वी यादव को ही देख लीजिए। बीजेपी के विधायक अनिल सिंह राजस्थान के कोटा से अपनी बीमार बेटी को वापस क्या लाए। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर सरकार पर हमला बोल दिया। लिखा, खास लोगों के प्रति समर्पित बिहार सरकार अगर कोटा में फंसे आम विद्यार्थियों को लाने में अक्षम, अशक्त और असमर्थ है तो हमें विशेष अनुमति प्रदान करें। हम उन 6500 छात्रों को बिहार लेकर आएंगे। संकट की इस घड़ी में बिहार के भविष्य निर्दोष नादान बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ सकते। अनुमति दीजिए। देखा आपने तेजस्वी यादव का ये ट्वीट। बच्चों को वापस लाने की अनुमति मांगने वाले ये वही तेजस्वी यादव हैं जिन्हें आपदा के समय बिहार से लापता होने में महारत हासिल है। चमकी बुखार के समय तेजस्वी नदारद रहे। बिहार में बाढ़ आई तब भी तेजस्वी गायब रहे। पटना जल जमाव के समय भी इनका कहीं अता पता नहीं चला
और अब कोरोना काल में भी बिहार से बाहर हैं तेजस्वी। तेजस्वी यादव बिहार सरकार की क्षमता के बारे में ऐसे बात कर रहे हैं जैसे खुद बड़े प्रोफेसर हों और छात्रों की कॉपी चेक कर रहे हैं। एक ऐसी पार्टी जिसके लोग या तो जेल में हैं या फिर बेल पर हैं, उनसे बिहार सरकार को कोई सर्टिफिकेट चाहिए क्या? जब जब संकट में बिहार घिरा है तब तब ये तेजस्वी यादव जी पीठ दिखाकर भागने का काम किए हैं। ये जब जब संकट की घड़ी में बिहार रहता है तब तब ये पीठ दिखाकर भागने का काम करते, ये भगोड़ा। हालांकि कांग्रेस और आरएलएसपी नेताओं ने तेजस्वी की मांग का समर्थन किया है। जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक को अपने बच्चों को लाने के लिए परमिशन मिल सकता है, तो तेजस्वी यादव जो मांग कर रहे हैं कि वहां से सारे बच्चों को वो लेकर आएंगे, तो उनको परमिशन देने में क्या दिक्कत? तो मैं अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं, जितने भी बिहार के लोग कोटा में फंसे हुए हैं और प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं, आप सबको बिहार लाने का काम कीजिए। ये सच है कि मुश्किल की इस घड़ी में अपने घर से बाहर रहने वाला हर शख्स परेशान है, लेकिन क्या सरकार पर निशाना साध देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? काश कि इस कठिन घड़ी में नेता लोग राजनीतिक नफा नुकसान के बजाय सिर्फ देश के बारे में सोचते। न्यूज 18 के लिए पटना से ब्रजम पांडे और दिल्ली से अमितेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उधर झारखंड में कोरोना की जंग में फ्रंटलाइन वॉरियर्स की भूमिका निभा रहे चिकित्सकों पर अब खुद कोरोना का संकट मंडराने लगा है। ये चिंता की बात है कि जिनके भरोसे पूरा देश मजबूती से इस महामारी के खिलाफ अडिग है, उन्हीं पर जब इस महामारी का खतरा मंडराने लगे तो क्या होगा? झारखंड में कोरोना का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है, मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दूसरी ओर अब सवाल यह उठने लगे हैं कि क्या डॉक्टर भी कोरोना के जाल में फंसते जा रहे हैं? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, दिखाएंगे इस पूरी रिपोर्ट में। रिटायर्ड डीडीसी के दिल्ली के मेदांता में कोरोना से हुई मौत की खबर ने पूरे झारखंड में हड़कंप मचा दिया है। खासकर राजधानी रांची के बरियातू और लेक व्यू अस्पताल में प्रशासन जहां सतर्कता के साथ नर्सिंग होम को सील कर सैनिटाइज कर रहा है, वहीं उन सभी लोगों को क्वारंटीन किया जा रहा है जिनका ताल्लुक नर्सिंग होम से रहा है। हालांकि इस बीच सवाल ये भी उठता है कि क्या प्रशासन ने उन डॉक्टरों की पहचान की जो चोरी छुपे इस नर्सिंग होम में सेवा दे रहे थे? जैसे अभी हम लोग कह रहे हैं कि तबलीगी जमात के लोग छुपाएं न, बाहर आ जाएं, बता दें। ये कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं है अगर कहीं आदमी जाता है, लेकिन अगर वो छुपाता है तो ये बहुत बड़ा क्राइम है। अगर हमारे संज्ञान में कोई नाम आएगा, कोई ऐसी बात आएगी, तो निश्चित रूप से उस पर ध्यान दिया जाएगा। अपील है सभी से कि अगर ऐसी कोई जानकारी मिले रिम्स कर्मियों से कि जो किसी संक्रमित अस्पताल में किसी कारण से गए हों, तो वो अपने को प्रस्तुत कर लें और जो भी गाइडलाइन के हिसाब से, एक्सपोजर के हिसाब से जो जांच प्रक्रिया होती है उसको जांच में शामिल हो लें। सूत्र बताते हैं कि निजी प्रैक्टिस पर रोक होने के बावजूद रिम्स के ऐसे कई चिकित्सक हैं जो लगातार दूसरे नर्सिंग होम में अपनी सेवा दे रहे थे और खुद के साथ ही दूसरों की जान की परवाह किए बिना पैसे कमाने की होड़ में लगे थे। अब लेक व्यू अस्पताल के सील होने के बाद डॉक्टर्स मीडिया कर्मियों से बचते फिर रहे हैं। कोई ये नहीं बताना चाहता कि उनकी आवाजाही उस नर्सिंग होम में होती थी या नहीं। इधर रिम्स के अन्य डॉक्टर भी सहमे हुए हैं। कोरोना संक्रमण का डर भी है, लेकिन अपने ही सहयोगियों के खिलाफ कुछ बोल भी नहीं रहे। एकदम डरावना रहता है, कौन जाता है नहीं जाता है इसका कोई पता, कोई बताता भी नहीं है ना। तो इसका पता लगाना चाहिए, वहाँ के जो भी हॉस्पिटल मैनेजमेंट है उनसे लिस्ट लेना चाहिए, पूछना चाहिए कि कौन कौन डॉक्टर यहाँ आते हैं, उनका जांच होना चाहिए। क्वारंटाइन बिल्कुल खतरा है। अब कोई बताता भी नहीं है कि हम यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, डर से इलीगल है इसलिए नहीं बताता। दूसरे अस्पतालों में सेवा देने का सिलसिला केवल रिम्स तक नहीं है, बल्कि सदर अस्पताल के डॉक्टर भी निजी अस्पताल में अपनी सेवाएं देते हैं। इस बात का खुलासा कोई और नहीं बल्कि सदर अस्पताल की एक महिला चिकित्सक ने किया है। मैं भी ये अवश्य मानता हूं
कि वैसे सभी डॉक्टर, सभी कर्मचारी को सामने आना चाहिए जो ये समझते हैं कि किसी न किसी समय उस व्यक्ति के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आए हैं, ताकि उन सभी का एग्जामिनेशन किया जा सके और जब समय हो तो उनका लैब टेस्ट भी किया जा सके। और इसी कारण हम लोगों ने कल लेक व्यू हॉस्पिटल के सभी कर्मचारियों का हम लोगों ने टेस्ट किया है। बगल में जो मधुमिता अपार्टमेंट है जहाँ पर कि वो रहते थे, वहाँ के भी सभी रेजिडेंट्स का लैब टेस्ट किया है। आपके यहाँ कभी एक डॉक्टर वहाँ जाते रहे? हाँ, मेरी बात हुई और वो सेल्फ क्वारंटाइन में है, वो होम क्वारंटाइन में है। इस चीज़ की मैं आपको रिम्स के कई ऐसे डॉक्टर और मेडिकल लैब टेक्नीशियन हैं जो उस अस्पताल में जाते रहे हैं, लेकिन वो अपने मुंह को अभी तक चुप रखा है, किसी को बता नहीं रहे हैं। इसकी वजह यह है कि कहीं ना कहीं जो रिम्स है उसके बायोलॉजी में यहाँ के डॉक्टरों को निजी प्रैक्टिस करने पे रोक है और ऐसे में इलीगल काम से बचने के लिए वह कुछ बता नहीं रहे हैं। कैमरामैन शाहनवाज के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। तो डॉक्टरों का निजी काम करना भारी पड़ सकता है, कई सारे कोरोना के मामले छिपे हुए हो सकते हैं। बहरहाल और भी खबरें हैं, जल्द हाजिर होते हैं, आपका हिम्मत जाएगा। भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। तो कोरोना से युद्ध जारी है। कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे, लोगों को सही और पूरी जानकारी मिल सके, इसी वजह से न्यूज 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर्स के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज यूपी के गोरखपुर से जुड़े बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर KN द्विवेदी ने देश भर के बच्चों के सवालों के जवाब दिए और उनकी आशंकाओं को दूर किया। नमस्कार, मेरा नाम भावना है, मैं 14 वर्ष की हूँ और मैं दिल्ली में रहती हूँ। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि हम बच्चे कोरोना वायरस से किस प्रकार बच सकते हैं। हाय डॉक्टर, मेरा नाम सलोनी सिंह है, मैं गोपालगंज की रहने वाली हूँ। मेरा आपसे यह सवाल है कि कोरोना वायरस से बच्चे किस प्रकार बच सकते हैं। डॉक्टर, मैं वाराणसी से, हम बच्चों को दिन में कितनी बार हैंड वॉश करना चाहिए। मैं अनुष्का यादव, मेरा सवाल है कि कोरोना वायरस से बच्चे किस प्रकार बच सकते हैं। मैं मानसी देव, उम्र 8 साल, आगरा से बोल रही हूँ। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि बच्चे किस प्रकार कोरोना वायरस से बच सकते हैं। मेरा नाम ईशु है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। कोरोना वायरस से बच्चे किस प्रकार बच सकते हैं। कोरोना वायरस से बचने का तरीका बहुत ही सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल साइंस है इसके पीछे। कोरोना वायरस से बचने के लिए अभी आपको होम स्टे करना है, घर से बाहर नहीं जाना है। दूसरा, संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में नहीं आना है, यानी कि किसी भी छींकते खांसते व्यक्ति या जो बीमार लग रहा है उसके पास नहीं जाना है, होम स्टे करना है। एंड फोर्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने हाथ को बार बार धुल सकते हैं आप, तो 6 स्टेप होती हैं हाथ धुलने की, जैसे आपको बता चुका हूँ मैं। उससे हैंड वॉशिंग बहुत ज़रूरी है। खाना खाने से पहले हैंड वॉशिंग ज़रूरी है। खेलने के बाद हैंड वॉशिंग ज़रूरी है। टॉयलेट से आने के बाद हाथ धुलना बहुत ज़रूरी है। अपने खिलौनों को साफ रखना बहुत ज़रूरी है। अपने टॉवल्स को धुलते रहना बहुत ज़रूरी है। छींकते खांसते या संक्रमित लोगों से दूर रहना ज़रूरी है। बिना धुले हुए अपने चेहरे को या अपने नाक को या अपने आँख को बिल्कुल नहीं छूना है। छींकते समय अगर मान लीजिए गलती से छींक या खांसी आ रही है तो उस समय आपको रुमाल या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना आवश्यक है। हाथ धुलना बहुत ज़रूरी है और संक्रमित लोगों से दूर रहना ज़रूरी है। घर से बाहर निकलना मना है। तो ये सारी सावधानियां अगर बरतेंगे तो कोरोना वायरस से आसानी से आप बच सकते हैं। तो तमाम सावधानियों को बरतें, आप कोरोना से आराम से बच सकते हैं, दूसरों को भी बचा सकते हैं। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा।